ये कर दिया चालू, बोल भी दिया करो कि चालू हो गया। देखिए, एक्सक्रेशन और उत्सर्जन मतलब होता है आपके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से क्या करना, बाहर करने का जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में अगर मुख्य रूप से अगर हम किसी को जो विषैला या हानिकारक होता है तो वो हमारे लिए होता है नाइट्रोजन वेस्ट। ये नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ जो है या वेस्ट पदार्थ जो है अपशिष्ट जो है वह बाहर निकालना ही हमारे लिए मुख्य रूप से क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अन्यथा और भी चीजें बाहर निकलती है, जैसे फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, तो उसे भी हम बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, जब हमारी त्वचा पर पसीना स्वेट आता है तो उसी के साथ नमक भी बाहर निकलता, मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो नमक होता है या कोई लैक्टिक अम्ल है जो अधिक है तो वह भी हमारे त्वचा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही के अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो बहुत सारे हमारे शरीर में अंग है जो किसका कार्य करते हैं, उत्सर्जन अंग का कार्य करते हैं, और सारे अंग मिलाकर मुख्यतः कौन सा सिस्टम बनता है, उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। देखते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहले या उत्सर्जन की परिभाषा देख लेते हैं। तो आपका जो परिभाषा है, शरीर से में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रिया जैसे श्वसन हो रहा है, पाचन है आदि के फलस्वरूप हानिकारक या विषाक्त मतलब जहरीले अपशिष्ट पदार्थ और मुख्य रूप से क्या, नाइट्रोजन। ध्यान रखें, जो नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ होते हैं या तो यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया, तीन प्रकार से पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, सभी जीवित चीजों के लिए, जीवित जीवों के लिए। तो उनको बाहर निकालना, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, अन्यथा ये व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। अतः अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। कि शरीर से व्यर्थ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और इस उत्सर्जन में जो भी अंग भाग लेते हैं और वह एक तंत्र बन जाता है, तो वही तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मनुष्य में जो उत्सर्जन अंग है, क्या एक तो किडनी, जानते हैं सभी कि किडनी मुख्य रूप से अगर पूछे कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है तो हम किसका नाम लेते हैं, किडनी या वृक्क का ही नाम लेते हैं। तो क्या अन्य अंग भी हो सकते हैं क्या हमारे शरीर, तो बिल्कुल हाँ हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, त्वचा, यकृत, फेफड़े और एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा आंत। जो आंत्र है आपकी, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, जब पाचन के बाद जो वेस्ट बच जाता है वह बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो वृक्क के अलावा भी कुछ ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो किसका कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग तो आपका क्या लिखेंगे आप, वृक्क। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है तो कौन सा है, वृक्क होता है। लेकिन क्या अन्य अंग भी हो सकते हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, तो हाँ जी होते हैं। त्वचा होती है, यकृत, यकृत क्या करता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि यह क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और अमोनिया 1,00,000 गुना से भी अधिक हानिकारक होता है, और उसी अमोनिया को क्या किया जाता है, यकृत के द्वारा यूरिया में बदला जाता है। और फेफड़े का तो आते से ही बोल दिया था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य। तो देखते हैं, पहली जो है आपके पास त्वचा क्या क्या बाहर निकाल रही है। तो त्वचा में स्थित स्वेद और तेल ग्रंथियों द्वारा पसीने के रूप में जल, सोडियम क्लोराइड और अल्प मात्रा में क्या निकलता है, लैक्टिक अम्ल, साथ में थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। और नमक तो हम देख भी सकते हैं, अगर गर्मी में काले रंग के कपड़े पहने और पसीने से अब हाँ तो उसमें व्हाइट कलर की लाइनिंग हो जाती है, हम सोचते हैं फफूंद आ गई है। फफूंद नहीं, वो नमक है जो हमारे शरीर से या बॉडी से निकला था, तो जिसकी क्या हो गई है, लाइनिंग हो गई है। तो गर्मी के दिनों में यह आप चीज आसानी से देख सकते हैं। तो त्वचा का काम भी समझ में आ ही गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका लीवर, और ये तो बड़ा ही प्रीशियस है, इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं हम।
देखिए, यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण, पहला कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है या कौन सा अंग करता है, तो आपका कौन करता है, यकृत करता है। दूसरा, यह एक और कार्य करता है, पित्त वर्णक बिलीवर्डिन तथा बिलिरुबिन, साथ में कुछ ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब वो वाली ड्रग्स मत समझ लीजिएगा, कुछ हानिकारक केमिकल जो है हमारे शरीर में बनते हैं तो उनको भी बाहर निकालना, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, ये हार्मोन है, कुछ विटामिन जो हमारे लिए काम के नहीं है, अधिकता में है, तो आदि को आंत्र तक पहुंचाता, मतलब ये तो सिर्फ बनाकर क्या कर देता है, आंत्र तक पहुंचा देता है, और जहां से मल के साथ ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वहीं अगर हम यूरिया का देखें तो यह तो किडनी द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है, यही कि किडनी द्वारा क्या किया जाता है, छान लिया जाता है, तो यूरिया तो है आपकी किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और बाकी जो है वह मल के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते। तो यकृत भी हमारा किसकी तरह काम करता है, उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। फिर है हमारे कौन, फेफड़े। फेफड़े देखिए, आप मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी का मतलब दो फेफड़े पाए जाते हैं। ये श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प को निश्वास या निश्वसन के द्वारा, यहाँ पर एक्सपायर्ड एयर है, मतलब जो बाहर निकाली, एक इंस्पायर्ड होती है और एक्सपायर्ड होती है। इंस्पायर्ड मतलब अंदर लेने वाली वायु, और एक्सपायर्ड मतलब बाहर। और बाहर छोड़ते समय हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते कितना, 0। पर नया डाटा बता देती हूँ आपको, जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है अब इतना हो गया है, सॉरी 0.04%, नहीं 4% नहीं, ये हम जब लेते हैं तब की बात है, ये इतना ले रहे हैं, और जब छोड़ते हैं CO2 तब हम कितना, पहले हम ये लिखते थे कितना, 4% लिखते थे, अब कितना लिखना है, 4। इतना छोड़ते वक्त, मतलब हमारे शरीर में जब ली जाती है तब तो 0.04% बढ़ गया है डाटा, मतलब हमने पोल्यूशन कर चुके हैं। पहले 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, यही लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में भी नया आंकड़ा आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 0.04%, और हमारे हृदय सॉरी हमारे फेफड़े के द्वारा जब उसे निष्कासित की जाती है तो कितना निष्कासित होता है, तो 4.4% एक्सपायर कर दिया जाता है। फिर चलते हैं हम इंटेस्टाइन या आंत्र की ओर। यह अपचे भोजन को शरीर से बाहर ले जाती है, और किसके द्वारा, जो कोलन है आपके कि एपिथेलियम कुछ लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट को रुधिर से पृथक कर देती है, और जिन्हें मल के साथ क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और अपचा जो भोजन होता है वह भी किसके थ्रू, आंत के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है, जिसे गुदा द्वार या NF कहते हैं, उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो कुछ और अंग थे जो उत्सर्जन में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग ये वाले थे, और कौन कौन से थे, तो पहला त्वचा थी, फिर यकृत ले लीजिए आप, फिर फेफड़े ले लीजिए, फिर आंत्र, और जो मेन मुद्दा बचा है किडनी का, वह हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पहले हमें उत्सर्जन, इसको डिस्कस करेंगे हम। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो ये बाहर आ गया है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र वाला, कि उत्सर्जन तंत्र में, इसको कैसे छुपाएं अब, हाँ बाद, ये दिखाना नहीं है अभी मुझे, इसलिए पहले ये बताना है कि उत्सर्जन जो तंत्र होता है उसमें जो जीव होते हैं आपके, जो लिविंग बीइंग होते हैं, वह 3 प्रकार से नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ या वर्ज्य पदार्थों को स्रावित या उत्सर्जित करते हैं। यूरिया के रूप में, या यूरिक अम्ल के रूप में, या आपका अमोनिया के रूप में। और इन तीनों के आधार पर ही जीवों को बांटा भी है, कौन यूरियोटेलिक है, कौन यूरिकोटेलिक है, और कौन अमोनियोटेलिक है। आपसे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से अमोनियोटेलिक का उदाहरण है, या निम्न जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस आधार पर, किसके आधार पर, यूरिया, या यूं कहे कि नाइट्रोजन व्यर्ज्य पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं,
यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है और अमोनिया होता है। विभिन्न जो जीव होते हैं जो धरातल पर पाए जाते हैं वह इन तीनों में से किसी ना किसी एक का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और उसी के आधार पर जीवों को कैटेगराइज किया है। जो पहला आपका कैटेगरी है वह यहाँ है अमोनियोटेलिक। ठीक है, देखते हैं वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में, अमोनिया के रूप में, और अमोनिया यूरिया से ज्यादा हानिकारक होता है, के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं जीवों को क्या कहा जाता है, अमोनियोटेलिक जीव कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो अस्थिल मछलियां, मतलब जो भी आपकी मछलियां है, साथ में टेडपोल की मेंढक जब जन्म लेता है तो सीधे मेंढक नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, टेडपोल। उसी के साथ जो जलीय कीट होते हैं, जो जल में निवास करने वाले जितने भी मोस्ट ऑफ जितने भी जंतु होते हैं, वह उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन न करके किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का, और उनका सीधा उत्सर्जन जो भी होता है वह सीधे जल में मिला या घोल दिया जाता है, और उन्हीं जीवों को क्या कहा जाता है, अमोनियोटेलिक कहते हैं। क्लियर है कि अमोनियोटेलिक का अगर उदाहरण दे कि मछली कौन सा जीव है, यूरियोटेलिक है, अमोनियोटेलिक है या यूरिक टेलिक है, तो अभी तो हमने अमोनियोटेलिक ही पढ़ा है, तो उसी के साथ चलेंगे हम कि जो मछली है वो कौन सा जीव है, अमोनियोटेलिक। और अमोनियोटेलिक का मतलब क्या कि वह उत्सर्जन में कौन सा उत्सर्जित करती है, तो अमोनिया उत्सर्जित करती है। आगे चलते हैं यूरियोटेलिक। वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में, यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। और इसमें जितने भी आपके स्तनधारी हैं वह, और अधिकांश लिख लीजिएगा, फिर उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और मुख्य रूप से मनुष्य, अभी हमारा यकृत हमने पढ़ा था तो वो अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर रहा था, यूरिया में। मतलब हम कौन से जीव है, इन तीनों में से हम कौन से हैं, यूरियोटेलिक। क्लियर है कि यूरियोटेलिक मतलब कि जो किसका उत्सर्जन करे, यूरिया का उत्सर्जन। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य मुख्य रूप से व्यर्थ पदार्थ के रूप में या उत्सर्जन पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो कौन सा करता है, आपका यूरिया करता है। क्लियर है, यूरिया। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत करता है। और यूरिया छनता कहाँ है, किडनी में। जो आपका रक्त होता है वो छाना कहाँ जाता है, तो किडनी में। वो शुद्ध कहाँ होता है, तो फेफड़े में। अभी शुद्ध अशुद्ध, यहाँ पर मैंने एक बार भी शुद्ध अशुद्ध कुछ नाम नहीं लिया और आगे भी नहीं लूंगी। मतलब आपके फेफड़े द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसमें क्या घोला जाता है, ऑक्सीजन घोली जाती है। तो शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, और छानना कहाँ हो रहा है, रक्त का, किडनी में। तो रक्त का छनन जो क्रिया होती है, और यूरिया को छानने की या व्यर्थ पदार्थ को छानने की जो क्रिया है, वह आपकी किडनी में होगी। चलते हैं, एक जीव और बच गया है, यूरिकोटेलिक जीव। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में लेते हैं या किस रूप में छोड़ते हैं, यूरिक अम्ल। ये सेमी सॉलिड होता है, के रूप में करते हैं। उदाहरण पक्षी, कीट, पतंगे आदि। इसमें आपकी छिपकली वगैरह भी ले लीजिएगा। अब आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो जब बीट करते हैं तो थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का, फिर पानी पानी, कबूतर कोआ देखा हो, कभी बीट करी हो, देखा जो व्हाइट, अरे कट मत करो, बता रही हूँ कि यूरिक अम्ल कैसा होता है। जो कीट पतंगे या पक्षी होते हैं जब वो बीट करते हैं तो कुछ व्हाइट व्हाइट भी निकलता है, वो व्हाइट व्हाइट ही यूरिक अम्ल है। क्लियर है। और जितने भी मोस्ट ऑफ जो अंडे देने वाले जीव होते हैं वह कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक, तो ये दो चीज ध्यान रखना, अंडे वाले जीव भी यूरिकोटेलिक, और यूरिकोटेलिक मतलब वो अपने उत्सर्जन में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो तीन प्रकार से उत्सर्जन हो सकता है, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, और यूरिक अम्ल के रूप। अब आपकी जिम्मेदारी के अमोनियोटेलिक किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, यूरियोटेलिक किसे कहते हैं उसके उदाहरण, और यूरिकोटेलिक के उदाहरण आपको याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमोनियोटेलिज्म वे जीव, यूरिया का उत्सर्जन, उदाहरण दे, मनुष्य कौन सा जीव है, इन तीन में से तो कौन सा जीव है, यूरियोटेलिक जीव है। उसके साथ एक और चीज पूछ लिया जाता है, जैसे हमारा तो उत्सर्जी अंग हो गया वृक्क, लेकिन कुछ और जीवों के भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहें कि श्वसन जो तंत्र होता है तो उसमें पूछता है कि मनुष्य तो श्वसन फेफड़ों से करता है, तो क्या केचुआ भी, केचुआ के पास भी फेफड़े है क्या, तो फिर हम त्वचा नाम लेते हैं। वैसे ही कुछ जीवों में उत्सर्जी अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं और वहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे मनुष्य का तो उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क।
वहीं अगर हम अमीबा का नाम ले तो वह शरीर की त्वचा या उसके पास जो रिक्तिका होती है उसके द्वारा वह उत्सर्जन करता है। उसी के साथ केचुआ उत्सर्जिका, वृक्क या नेफ्रिडिया, याद रखिएगा ये नेफ्रिडिया लिखा है, नेफ्रॉन नहीं लिखा है। और नेफ्रिडिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जिका कहते हैं। फिर चलते हैं तिल चट्टा, और तिल चट्टे के साथ और एक और वर्ग बता देती हूँ, जो भी आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव, हाँ, जो कीट वाले जीव हैं, कीट कैटेगरी का संघ है यह, वह जो है अपना उत्सर्जन किसके द्वारा? तो मेल पिगियन नलिका द्वारा किया जाता है। फिर चलते हैं झींगा मछली, ये बहुत बार पूछ लिया गया है। तो झींगा मछली हरी ग्रंथि या ग्रीन ग्लैंड द्वारा क्या करता है? उत्सर्जन करता है। फिर चलते हैं फीताकृमि, और इसी के साथ प्लेनेरिया भी लिख लीजिएगा। हाँ, प्लेनेरिया एक जीव है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि समझो प्लेनेरिया कुछ ऐसे आकार का होता है, ऐसा वाला, और उसको अगर आप हर जगह से काट दो तो इसके कितने भाग हो गए हैं? 3 भाग। ये अलग हो गया है धड़ वाला भाग, और ये नीचे वाला भाग अलग हो गया है। तो इसमें इतनी रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की कैपेसिटी होती है कि सर बचा है तो बाकी का ये खुद बना लेता है, इसके ऊपर का मुंह बचा है तो ये नीचे का खुद और ऊपर का खुद बना लेता है, इसके 2 भाग थे तो ये पूरा ही बना लेता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? प्लेनेरिया। एक उदाहरण है कि पुनरुद्भवन की क्षमता वाला। उसी के साथ जो प्लेनेरिया होता है उसमें भी उत्सर्जी अंग फ्लेम कोशिका या ज्वाला कोशिका होती है। ज्वाला का मतलब ये मत समझो कि उसमें से क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है, ज्वाला नहीं, नाम है सिर्फ। फीताकृमि और प्लेनेरिया में फ्लेम कोशिका या ज्वाला कोशिका के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और फिर आर्थ्रोपोडा यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ भी लिखा हुआ आ ही गया है आपका, मेल पिगी नलिका द्वारा। जो भी आर्थ्रोपोडा अगर यूं कहे कि जो आपका जंतु जगत है, और जंतु जगत को जब संघ में बांटते हैं तो 10 संघ होते हैं, और 10 संघ में जो आर्थ्रोपोडा वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है। क्लियर है? तो वो आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो जीव या कीट रहते हैं वो जल, थल और हवा तीनों जगह पाए जाते हैं। और वह जो वर्ग है, उस वर्ग का जो उत्सर्जी अंग है वह कौन सा है? मेल पिगी नलिका। ये तो हमने पढ़ लिया उत्सर्जी अंग वाला सिस्टम, और कौन से जीवों में उत्सर्जी अंग कौन सा है वह। थोड़ा सा इसको थोड़ा लेट पढ़ लेंगे हम, पहले हम वृक्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किडनी नहीं है, पूरा तंत्र है आपका, उत्सर्जन तंत्र। नाम लिख लेते हैं। यही कुछ दिखाई देता है कि जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 जोड़ी क्या होती है? वृक्क पाए जाते हैं। और एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, और अगर संख्या में कहें तो कितने? 2 वृक्क पाए जाते हैं। ये इधर वाला और दूसरा इधर वाला, यही कुछ। ये लिख लेते हैं बायां, और ये लिख लेते हैं दायां। जो दायां वृक्क होता है वो इस वाले वृक्क से थोड़ा सा क्या होता है? नीचे होता है।
और कितना अंतर होता है, तो 0.4 का होता है। पहले मैं आपका नामकरण कर दूं, मुझे बता दे ये क्या है। तो ये है आपके वृक्क। ये जो नलियां जा रही है इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी। ये है आपका मूत्राशय और इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और रंग से समझ में आ रहा है, एक शिरा है इसमें और एक क्या है, धमनी है। जो लाल रंग की दिखाई दे रही है ये धमनी है, और जो ये वाली है आपकी इसे हम शिरा कह सकते हैं, क्योंकि किडनी में जो रक्त लेके आएगा या वृक्क में जो रक्त लेके आएगा या वापस लेके जाएगा वह आपकी धमनी या शिरा ही हो सकती है। पहले नामकरण हो जाए। 2 जोड़ी है वृक्क, एक दायां होगा और एक बायां होगा। पेयर में मूत्र वाहिनियां भी होगी, मतलब जोड़ी में एक जोड़ी मूत्र वाहिनी मिलेगी। फिर मूत्राशय जहां पर मूत्र इकट्ठा होगा और जब प्रेशर बनेगा तो मूत्र मार्ग से वही बाहर भी हो जाएगा। क्लियर है। और मूत्र को इंग्लिश में यूरिन भी कहते हैं। अब थोड़ी सी और मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा पूछ लेते हैं कि जब जो जोड़ी में आपकी किडनी होती है तो क्या दोनों ही बराबर पे है या एक नीचे और एक ऊपर होती है? तो एक नीचे और एक ऊपर होती है। जो दाई वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यकृत होता है और यकृत को थोड़ा व्यवस्थित रखने के लिए ये वाली जो किडनी होती है इस वाले की थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। और कितना अंतर, 0.4 इंच का ही अंतर मिलेगा आपको। फिर चलते हैं, ये है आपकी मूत्र वाहिनियां। यहाँ पर एक और चीज मिलेगी आपको कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है और उसका नाम पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो वह ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनलिन ग्लैंड है ना। यहाँ से ही इमरजेंसी हार्मोन भी सिक्रेट होता है। जब हम ज्यादा गुस्सा या टेंशन में होते हैं तो हमारे शरीर को संभालने के लिए इस एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा एक इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। तो ये हमारे लिए भी काम किए। पर जैसे किडनी पेयर में है वैसे ही एड्रेनलिन ग्लैंड भी क्या होती है, पेयर में होती है। मतलब किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है। उस टोपी नुमा संरचना को कौन सी ग्लैंड कहते हैं? तो वो कौन सी है? एड्रेनलिन ग्लैंड है। आगे चलते हैं, जो आपका वृक्क है, अगर इसका अंदर से हम देखें तो ये वाला जो भाग होता है ये बाहरी भाग कहलाता है और इस वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो इनर वाला भाग है आपका, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है इस कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग में अगर पूछा जाए कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है तो नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन होता है, असंख्य नेफ्रॉन आपके यहाँ इस वाले जो जोन है, इस वाले जोन में या इस वाले भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे किडनी का जो सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और वही नेफ्रॉन आधा आपके कॉर्टेक्स में और आधा आपके कहाँ पाया जाता है? मेडुला में पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो रक्त का छनन है, अभी मैंने बोला कि किडनी सिर्फ क्या करती है? रक्त का छनन करती है। तो वो छनन करने का काम जो है वह कौन करते हैं? नेफ्रॉन ही करते हैं। क्लियर है कि नेफ्रॉन, अब आगे देख लेंगे कि नेफ्रॉन कैसे छनन करते हैं। और जो छनन के बाद आपका मूत्र वाहिनिया में जो यूरिन है वो इकट्ठा होकर मूत्राशय बहता हुआ मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा सा और पहले इधर पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में वृक्क पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 2। वृक्क उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुकी दंड के दोनों तरफ अधर सतह पर पतली, याद रखिएगा कौन सी? झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग, अब इसके आकार की ओर चले हम तो कितना, ये वाला जो सेम के बीच, हाँ इसी का, कि आपके शरीर में वह कौन सा अंग है जो सेम की बीज की तरह दिखता है। और सेम की बीज मतलब वो चवला फली देखी है क्या? उसका दाना देखा होगा, वैसी हाँ वैसी, मेरे ख्याल से सेम शायद वही होगा। चलते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। और पुरुष का वृक्क कितना? 150 ग्राम वजन का होता है, जबकि स्त्री का वृक्क थोड़ा हल्का, मतलब वो 140 के। और अगर एवरेजन माने हम तो 140 के समथिंग आप मान सकते हो कि ये इतने ग्राम का हमारे शरीर में क्या मिलेगा? वृक्क। मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, 250 ग्राम भी नहीं हुआ, ये तो 150 ही है।
फिर चलते हैं नेफ्रॉन की ओर। उसके पहले दिख रहा है ये वाला भाग, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। फिर देखिए, एक नीचे और एक ऊपर, हल्की सी 0.4 का। फिर चलते हैं, ये बायां वृक्क है तो इस वाला दाया, ये लाल वाली महाधमनी और ये वाली आपकी शिरा। फिर चलते हैं, ये वाले जो दो पाइप जा रहे हैं पतले पतले, ये होगा आपका मूत्र वाहिनी, इकट्ठा मूत्राशय, और फिर लास्ट में मूत्र मार्ग गया जहां शीशन से आपका मूत्र त्याग हो जाता है। तो ये ओरिजिनल डायग्राम समझे, उधर ना देखे और अब इधर ही देख ले। देखिए, अगर हम एक किडनी देखें तो कुछ इतनी बड़ी, यही। अब इसके अंदर ये जो लाइनिंग है, ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को हमने कॉर्टेक्स कहा था, और ये जो अंदर वाला भाग है ये मेडुला। इसमें मेडुला के पिरामिड्स मिलते हैं, ऐसी कुछ संरचना देखने को मिलेगी, ऐसी बात, ठीक। और यहाँ पर जो ये खाली जगह जो होती है इसे पेल्विस कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं, पेल्विस। कि जो पिरामिड होता है उसके बाद जो खांच जैसा भाग होता है किडनी के, उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। और अब रही बात आपके नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन कहाँ स्थित होते हैं और ये आकार में दिखते कैसे हैं। तो जो नेफ्रॉन होते हैं, असंख्य नेफ्रॉन आपके कहाँ दिखाई देंगे, ऐसे वाली जगह पर आपको, आधे ये ऊपर वाले भाग में और आधे नीचे वाले भाग में ऐसे अरेंज होते हैं। अगर इनको हम थोड़ा जूम करें, यही वाला, तो यहां कर देती हूं मैं जूम, इसी से दिख जाएगा। देखिए, हाँ, ये नेफ्रॉन वाला डायग्राम, नेफ्रॉन की संरचना कुछ ऐसी होती है। और ऐसे आपके यूं कहें कि असंख्य या लाखों में ऐसे नेफ्रॉन छोटे छोटे होते हैं। ये एक नेफ्रॉन बनाया मैंने, ऐसे किडनी में बहुत सारे होते हैं, और जन्म के समय जितने नेफ्रॉन होते हैं वही नेफ्रॉन आगे तक भी हमारे शरीर में वही वाले काम करते हैं। अब होता क्या है, तो यहां से समझे कि एक शिरा आएगी और एक धमनी आएगी। जो शिरा होगी वो रक्त लेके आएगी और जो धमनी होगी वह रक्त लेके जाएगी, मतलब शुद्ध होके। ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर जो है, इन दोनों का गुच्छा बनता है। क्या बनता है, एक गुच्छा बनता है। और ये पूछा गया है कि इस वाले जो, जब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कॉम्पैक्ट पैकिंग कर लेते हैं तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो ये वाला जो भाग है आपका, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या किया जाता है, जो ये जो शिरा है, जो आपका यूरिया वगैरह जो लेके आई है, जो अपशिष्ट पदार्थ लेके है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। कहाँ चले गए, छान दिया जाता है, छन गया। और ये पहली क्रिया हो गई कि ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या किया जाता है, जो यूरिया वगैरह है वो शिरा जो है इसके द्वारा छान दिया जाता है और शुद्ध रक्त को शिरा धमनी के द्वारा वापस भेजने की कोशिश कर ली जाती है। उसके बाद ये जो कप जैसा डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। लिखा भी होगा ये बाउमेन संपुट, बाउमेन संपुट कहते हैं। कि छानने के बाद ये यूरिया कहाँ जाता है,
तो छानने के बाद ये यूरिया कहाँ किसके द्वारा ले लिया जाता है, इस बोमेन संपुट के द्वारा ले लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे और भी जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं सारे इसके द्वारा छनकर कहाँ, इस नीचे वाले पाइप में जाता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हेनल लूप कहते हैं। कौन सा लूप कहते हैं, हेनल लूप। मतलब हेनल लूप किसका हिस्सा है, तो हेनल लूप किसका हिस्सा है, फिर से चला गया, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, फिर यहां से होते हुए ये वाला जो भाग है आपका, इसे संग्राहक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संग्राहक नलिका। अब उसके पहले ये जो धमनी है आपकी, ये जो रक्त शुद्ध लेके जा रही है, ये क्या करती है, इससे होते हुए जाती है। किससे, इससे जो है पाइप जा रहा है इससे होते हुए जाती है। अगर हो सकता है कि जब इसने छाना, रक्त को जब छाना तो कुछ आईएमपी वाला जैसे ग्लूकोज तो नहीं छन गया, तो वो उधर से जब शुद्ध रक्त को लेके जाती है तो हो सकता है यहाँ से कुछ उसे शरीर के लिए जो लाभदायक है वो चीजें मिल जाए, तो वो उसको फिर से फिल्टर करके क्या कर लेती है, वापस अपने साथ ले जाकर बाहर या शरीर के दूसरे अंग में जाके, या यूं कहें कि हृदय तक जाके पंपिंग के लिए वहीं जाएगी, तो वहां भेजने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मैंने 2 या 3 चीज बताई आपको। पहली कौन सी बताई है, ग्लेमुरुलस, जो सबसे पहला काम करती है, और इसे निस्यंदन के, ग्लेमुरुलस में कौन सा कार्य होता है किडनी का, तो निस्यंदन, और इंग्लिश में कहे तो फिल्ट्रेशन, वो जल्दी समझ में आता है। मतलब सबसे पहले रक्त का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा। उसके बाद जो फिल्टर वाला जो अवशिष्ट पदार्थ है वो किसके द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है, बोमुन संपुट के द्वारा, और वही नीचे हेनल लूप से होता हुआ कहाँ चला जाता है, संग्राहक नलिका, मतलब यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और बहुत सारा यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है इस वाले भाग में, तो फिर वो मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ, मूत्राशय में। और ऐसे असंख्य नेफ्रॉन क्या करते हैं आपकी किडनी में, ऐसा ही काम करते हैं। ये जो बोमुन संपेट से होता हुआ जब रक्त जाता है तो यहाँ की क्रिया को डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। ये तो हमारी किडनी में नेफ्रॉन होते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये किडनी खराब भी हो जाती, बोलते हैं कि उसकी किडनी खराब हो गई है ना, तो उसका जो होता है उसका हीमोडायलाइसिस किया जाता है। मतलब जब बाहर, यही डायलाइसिस की प्रक्रिया जब बाहर की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। हाँ, और इसे अपोहन कहते हैं। ये याद रखिएगा कि अपोहन की क्रिया मतलब क्या, कि मूत्र का कृत्रिम रूप से जब छनन किया जाता है तो वही क्रिया कौन सी कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। और डायलाइसिस कहाँ हो रहा है, तो आपके बोमुन संपेट के द्वारा, और संग्राहक नलिका संग्रह करने का काम करती। थोड़ा उधर देख लेते हैं हम अब। देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना, 8 से 12 लाख। ओहो, आठ से 12 लाख महीन लंबी कुंडलित वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का बना होता है। मतलब सीधा सा बात है यहाँ की, आपकी जो किडनी होती है उसमें असंख्य संख्या में जो बाउमन कैप्सूल या ग्लेमुरस मिलाकर जो चीज कहलाती है वो उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन जो है मनुष्य में भ्रूणी विकास के समय जितनी नेफ्रॉन बनती है उतनी ही वयस्क अवस्था में भी होती है, और नेफ्रॉन के एक बार नष्ट होने पर वह पुनः नहीं बनती, इसीलिए किडनी खराब हो जाती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक दोहरी कला युक्त प्यालेनुमा मेलपिगी कोश, जिसे बोमुन संपुट नाम वैज्ञानिक विलियम बोमेन के नाम पर रखा है। मतलब जो ये आपका कैप्सूल जैसा या ये जो कप जैसा आकार है, यह इस आकार का जो नाम है एक बोमेन संपुट, जो विलियम बोमेन नाम के वैज्ञानिक है उसने दिया था। तो नाम जैसे कहीं और भी नाम आते हैं तो वो उसी के, जैसे लेंगरहेंस की दीपिका, तो वो लेंगरहेंस तो एक वैज्ञानिक का नाम है, वैसे ही बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया है।
एक मोटी छोटी कुंडलित नलिका समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है और यह भाग अंदर की ओर से घनाकार उपकला से अस्तरित होता है। थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये वाला जो भाग है आपका, ये तो बोमेन संपुट हो गया, और यहाँ से जो कुंडली जा रही है, ये वाला जो भाग है, इस कुंडलित नलिका को प्रोक्सिमल कन्वोलुलेटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपका जो बोमेन संपुट है वो कौन सी वाली नलिका से जुड़ा होता है, तो वो समीपस्थ कुंडलित नलिका का है, या आपकी पीसीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है कि पीसीटी और डीसीटी। तो डीसीटी थोड़ी आगे वाली होती है और पीसीटी जैसे ऐसा वाला बनाया था, ऐसा बनाया था, तो ये है पीसीटी और ये कौन सी है, डीसीटी। तो पीसीटी से बोमून संपुट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के नीचे यू आकार का क्या मिलेगा, हेनल लूप। पहले ही बता चुकी हूं मैं कि इसे क्या कहते हैं, हेनल लूप। मतलब हेनल लूप आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जिसकी नीचे को जाने वाली भुजा को अवरोही नलिका डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब यह है कि कोई चीज नीचे जाता है तो डिसेंडिंग, कोई चीज ऊपर जाता है तो असेंडिंग। तो बस वही वाला फंडा है यहाँ पर। और लास्ट है आपका हेनल लूप। हेनल लूप भाग वृक्क के रीनल मेड्यूला से स्थित होता है तथा मूत्र को सांद्र करने का कार्य करता है। ये जो रीनल मेडुला है, ये भी देख लीजिए, ये वाली जो किडनी है आपकी, और ये वाला ऊपर वाला भाग तो बता दिया कि कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और ये आंतरिक भाग जो है, यही वाला भाग कौन सा है, तो मेडुला। और आपका जो रीनल वाला, रीनल मेडुला वाले भाग में आपका कौन सा वाला भाग मिलेगा कि ये जो नेफ्रॉन है, ये ऐसे कुछ अंदर होगा। ठीक। वृक्क के कार्य। वृक्क मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, अतः यह अनावश्यक तथा विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है, पहला कार्य। दूसरा, पीएच नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में अम्ल और क्षार दोनों ही सेवन भी करते हैं हम, तो अम्ल और क्षार की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसका नियंत्रण आपका, या रुधिर में पीएच का जो नियंत्रण है वो किसका जिम्मा है, वृक्क का। मनुष्य के शरीर से प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को यूरिया को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। और साथ में ये क्वेश्चन आ चुका है कि परासरण नियंत्रण का काम हमारे शरीर में कौन सा तंत्र करता है या कौन सा भाग करता है, तो कौन सा भाग करता है आपका उत्सर्जन। ये परासरण नियंत्रण मतलब क्या होता है, तो ये जल का नियंत्रण, कि जल जैसे कभी बारिश के समय पसीना ज्यादा नहीं निकलता, ठंड के ज्यादा नहीं निकलता, तो यूरिन के थ्रू निकलता, तो वो जो परासरण नियमन या जल का जो आपके शरीर में मेंटेनेंस है वो कौन करता है, तो वो कौन करता है, आपका वृक्क या तंत्रिका, आपका उत्सर्जी तंत्र करता है। उसी के साथ एक यूरिन के बारे में जानकारी देनी थी आपको, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका मूत्र होता है वह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, पहला क्वेश्चन। तो कैसा होता है, तो वह होता है अम्लीय होता है। और इसका पीएच लगभग कितना है, जो क्षारीय कह रहे हैं, हाँ, इसका पीएच कितना होता है, तो लगभग 6 होता है। फिर चलते हैं, मूत्र का रंग जो है, हाँ एक और चीज, किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम। ये तो इतना तो पता है। ये यूरोक्रोम वर्णक बनता किससे, तो जब हमारी आरबीसी मरती है तो मरते मरते यकृत से मिलकर जाती है, ये तो पता है कि मरते मरते कि ले भैया कुछ काम हो तो ले ले, तो वहीं पर वह हीमोग्लोबिन देके जाती है, और यही हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। और इसी कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, कि हीमोग्लोबिन के, आरबीसी से नहीं। आरबीसी में कौन सा एक वर्णक है, हीमोग्लोबिन, और उसके विखंडन से किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम। सामान्य वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में लगभग कितना, 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट, संगठन से जब क्वेश्चन आता है तो जल की मात्रा कितनी, 95% मूत्र में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यूरिया पूछ लेते हैं तो 2, कहीं कहीं पर आपको 2 से 2.5% भी देखने को मिल सकता है। तो 2 या 2.5% के समथिंग आपके मूत्र में क्या होता है, किसकी मात्रा होती है, यूरिया की। अन्य प्रोटीन वसा शर्करा भी अगर जाती है क्या, तो हाँ जी जाती है, 1.3%। और जो अन्य और भी कोई चीज अगर हो तो वो भी 2.3% जाती है। उसी के साथ आपने एक और चीज नाम सुना होगा, स्टोन, किडनी।
किडनी में एक पत्थर जिसको हम पथरी कहते हैं वो किसके कारण होता है, किसका जमाव हो जाता है। तो एक यौगिक है, वो भी सुनते जाइए। कैल्शियम ऑक्जेलेट। हाँ, ये यौगिक याद रखना है कि आपके शरीर में जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव अगर अधिक हो जाता है तो वहां पर क्या होने की संभावना, पथरी या स्टोन होने की संभावना होती है। और जब ये हो जाता है तो या तो इसका ऑपरेशन किया जाता है या इससे मेडिसिन दी जाती है कि शायद ये गलकर मूत्र के साथ क्या हो जाए, बाहर हो जाए। उसी के साथ जो सब्जियां हम खाते हैं तो उसमें बीज वाली सब्जी जो है वो खाने से ना कहा जाता है। जैसे भिंडी में बीज है तो भैया भिंडी के बीज निकाल के आप भिंडी खा सकते हो। टमाटर में बीज है तो बीज वाली सब्जी को क्या किया जाता है, ना कहा जाता है। तो वहां पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीज वाली सब्जी, तो मुझे लगता है कि वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा हो उसमें, इसलिए। हाँ, तो क्यों नहीं करते हैं, पालक भी करते हैं ना। पर पहले वो बोल दूं जो डॉक्टर ना कहते हैं कि बीज वाली सब्जियां ना खाएं, और मुख्य रूप से टमाटर का सेवन ना कह देते हैं कि अब टमाटर मत खाइए अगर स्टोन हो गया तो। हाँ, और दूसरे भैया बोल रहे हैं मैडम पालक पालक, तो हाँ भैया पालक खाने के भी ना कह दिया जाता है। ठीक, बाकी का नेक्स्ट आपका आज का उत्सर्जन वाला टॉपिक पूर्ण हुआ। अब इससे जो भी जानकारी है वो ले लीजिए इसको।